ओके, चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और मार्केट इस समय डे लो के काफ़ी करीब है। इनफैक्ट टेक्निकली अब हम डे लो पर हैं। निफ्टी एक रैली हुई, इंटरडे में रिकवरी आई, लेकिन जहां वो रिकवरी फेल हुई 22,875 वहां से फिर एक सेलिंग। और यही अप्रोच है इस मार्केट में कि इंट्राडे में जो कवरिंग्स आए या रिकवरी आए उनमें जहाँ फेलियर हो वहाँ पर अगर आप सेल करें तभी पैसा बनेगा इस बाज़ार में। बैंक निफ्टी भी अब करीब करीब 500 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:3.5 का इस समय। हालांकि मिड कैप अभी भी डे लो से थोड़ा ऊपर है, करीब करीब आप कह लीजिए काफ़ी ऊपर अभी भी डे लो से। स्मॉल कैप में भी गिरावट है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। M&M निफ्टी का टॉप लूजर 4% नीचे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी सेलिंग है। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सब स्टॉक्स, JSW एनर्जी, कोफोज, PB फिनटेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट दिखाई देगी आपको। LTTS, परसिस्टेंट, सोलर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई देगी। अपसाइड की जहाँ तक बात है, क्लियरली एक ही स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है, मन्नापुरम, जो करीब करीब इस समय 7-7.5% ऊपर है। उसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा अब ग्रीन में आ गया करीब 2-2.5%। औरोबिंदो फार्मा कोशिश कर रहा है कुछ हद तक बाइंग की यहाँ पर। वीरू, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं और हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जतिन गेडिया और अमित सेठ जी जुड़े हैं और बाकी पहले से इस कार्यक्रम में आशीष बहती जी और राजेश सतपति जी मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, सुबह हॉरर शो देखा आपने, कैसा लगा? अब क्या कर रहे हैं, 2 स्टेट्स आपके? जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी बिल्कुल सही कहा, खुलते ही हॉरर शो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कहीं भी सस्टेन नहीं किया और फर्स्ट टिक से ही बाजार नीचे था। हैविंग सेड दैट, इस समय के मेरे 2 ट्रेड्स दोनों ही शॉर्ट साइड में रहेंगे। पहला शॉर्ट रहेगा बजाज ऑटो पे। इनफैक्ट बोथ टू व्हीलर्स हीरो मोटो देखें और बजाज ऑटो, तो दोनों के स्ट्रक्चर्स वीक हैं। लेकिन बजाज ऑटो में फॉल अभी स्टार्ट हुआ तो थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 8450 के आसपास है। इसे शॉर्ट करें, टारगेट रहेगा 8250 का, 8250 का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 8550 का, 8550 का। दूसरा स्टॉक जो मैं शॉर्ट साइड में सजेस्ट करूंगा, डेट इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ने काफी दिनों पहले 200 EMA ब्रेक कर दिया और एक स्विंग लो जो कि लगभग 249 250 के आसपास था, इवन दैट वाज ब्रोकन, और कंटिन्यूसली हम यहाँ पे एक प्रेशर देख रहे हैं। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 246 का है। शॉर्ट करें फॉर टारगेट्स ऑफ 236 236 एंड स्टॉप लॉस विल बी 251 251। ओके, 2 ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। जतिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए 2 सेल साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो टाटा एल्क्सी फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी। एक शार्प डिक्लाइन के बाद ये स्टॉक ने 3 दिनों का कंसोलिडेशन किया था। कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल सकता है। सेल करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 6200 का, और नीचे में टारगेट एक्सपेक्टेड है 5925 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो कोटक महिंद्रा बैंक में रहेगा, सेल साइड की तरफ। तो एक जो न्यूज फ्लो था उसके कारण ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। ऑन दी अपसाइड बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1965 का, और नीचे में टारगेट एक्सपेक्टेड है 1880 के। ओके, ये हो गया आपके 2 ट्रेड्स। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी देखिए, पहला सेल रहेगा ICICI बैंक पे। एक फ्रेश ब्रेकडाउन मुझे आज ICICI बैंक में दिखता है, तो 1260 का स्टॉप लॉस होगा और 1210 1200 इसका टारगेट होगा। सेकंड सेल को होगा वो रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे। सुप्रीम का चार्ट देखिए आप, क्लियर ब्रेकडाउन है, तो सेल करेंगे 3710 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 3450 का। ओके, 2 ट्रेड्स आपके भी हो गए। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, पहला जो सेल रहेगा वो LTTS पे। हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, तो 4930 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है इसमें 4700 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो गुजरात गैस। यहाँ पे काफी गिरावट है, आज वापस फ्रेश लोज स्टॉक बना रहा है।
तो 52 लो वीक पे ही चल रहा है और यहाँ पे और गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है यहाँ पे। तो 394 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है, नीचे में 380 और 375 तक के लेवल्स के लिए। ओके, एक बार राजेश जी से डिस्कस करते हैं नायका। सुबह का उनका कॉल था और अब यहाँ पर मूव्स अच्छे आ रहे हैं राजेश जी, और अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी आज सुबह को कि नीचे खुला, लेकिन वहाँ से अब इंट्राडे में अच्छी रिकवरी, डे हाई पर स्टॉक क्या अप्रोच होगी अब यहाँ पर? अनुज देखिए, अप्रोच जो है मुझे लगता है नायका का चार्ट तो आप कह सकते हैं वन नॉच बेटर है। और सुबह भी हमने ये कहा था 165 इसका नेकलाइन है और 165 के आसपास का आज का लो है, वहीं से ये खुलता है। तो जब तक हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक बायस जो है पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा 162 का है, और जैसे मैंने कहा टारगेट का जो रेंज रहेगा और जो भी 175 प्लस, प्रोबेबली 175 से लेके 182, तो एक अच्छी रेंज मुझे लगता है नायका में करंट लेवल से मिलनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या स्ट्रैटेजी है। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। आई एम अज्यूमिंग कि सिंस आपका फंड एक लॉन्ग शॉर्ट फंड है, शायद आप इस मार्केट की गिरावट में उतना इम्पैक्टेड ना हुए हों जो जितना सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड्स हुए होंगे। तो पहले तो एक बार आप बताइए कि आप इस मार्केट में क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिटेल को क्या करना चाहिए इस मार्केट में। पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, इस मार्केट में आप क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यस, लास्ट अगर 4 मंथ्स की बात करते हैं तो हम एज अ फंड, बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट है तो हमें ऑन अ रिलेटिव बेसिस काफ़ी फायदा हुआ है, इन दैट सेंस प्योरली बिकॉज हम काफ़ी हेज्ड पोर्टफोलियो चलाते थे। ऑल्सो एज अ फिलोसॉफी, जब बड़ी कोई इवेंट होती है, बाइनरी इवेंट्स होती है या समथिंग लाइक अ बजट या ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव मेजर्स, जो भी होता है जनरली, और फेड एक्शन या मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, हम जनरली हाईली हेज्ड ही जाते हैं ऐसे कोई इवेंट्स में। तो ऑफ कोर्स उसका हमें फायदा हुआ है, बट एज ऑफ येट अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो अगर प्राइमा फेसी नंबर्स हम देखें यहाँ पे, तो फ्रॉम अ लार्ज कैप पर्सपेक्टिव हमें वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे लगने लगे हैं और प्रोबेबली यहाँ से थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी है। Second, whilst we are still not very comfortable with the mid and small cap still, purely because कि broader basis पे अगर हम earnings की बात भी करें तो अपग्रेड रेशियो डाउनग्रेड रेशियो अगर देखते हैं तो वो थोड़ा अनफेवरेबल अभी भी है। सो लार्जली आई थिंक अगर मार्केट में चिप इन करना है तो लार्ज कैप एक बेसिस लेके यहाँ से देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स शॉर्टर टर्म टर्बुलेंस या वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। ओके, ये जो ट्रम्प टैरिफ्स की बात हो रही है, इससे मार्केट कैसे नेविगेट करेगा अपने आप को, और यहाँ से मार्केट में आपको लग रहा है कि रिस्क बढ़ सकता है? सी आई थिंक अनुज, ये ट्रम्प टैरिफ्स अगर हम एक इंडिकेशन मिल सकता है कि लास्ट 4 साल जो उनकी रेजिम रही है अर्लियर, यहाँ से हमें काफ़ी इंडिकेशन मिल सकता है कि वो जनरली टैरिफ्स को कैसे देखते हैं। हमें लगता है कि ये टैरिफ्स श्योरली एक नेगोशिएटिंग टूल है टू कम टू द टेबल टू हैव अ फेवरेबल ट्रेड डील। सो हमें नहीं लगता है ये परसिस्टेंट कंसर्न है या लॉन्गर टर्म कंसर्न है टैरिफ्स के के अनुसार। हमें लगता है ये टैरिफ्स को वो एक नेगोशिएटिंग टूल लेके बेटर डील नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, और हमें दिखा भी है कि मेक्सिको के साथ उन्होंने इमीडिएटली 24 आवर्स में रिवर्स भी किया वंस पीपल वेर ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये एक टेम्पररी टूल है, और उसी के टर्बुलेंस में अगर वीकनेस में अगर मार्केट में कुछ अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो सकती है। ओके, वैभव जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। एक दो स्पेस, मतलब आप जब इस मंच पे आए उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अनुज और मैं, जहाँ पे लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो प्राइसिंग तय करता है। हम रियल स्टेट की बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली ऑन रियल स्टेट इंसुरेंस स्पेस पिछले 3 महीने का प्राइस डैमेज और रियल स्टेट इंसुरेंस में तो पूछिए मत। आई मीन प्राइस डिस्ट्रक्शन 50% हुए हैं। इस स्पेस पे आपका टेक क्या है, क्योंकि इक्विटी का पेन ट्रांसलेट वहाँ भी हो रहा है, वहाँ पे ही वो वेल्थ जाती है, चेस करती है रियल स्टेट को।
इस पर आपका टेक क्या होगा? Yeah, of course. I think, liquidity ka pain, starting from market, it kind of spreads to many different areas as well. But मेरे अनुसार अगर हम देखते हैं कि लास्ट 4 महीने में जिस हिसाब से एफपीआई की बिकवाली रही है और नेट नेगेटिव फ्लोज देखने मिले हैं, ये लार्जली एक थीम ये है कि यूएस की तरफ काफ़ी फ्लो जा रहा है। नाउ आपने रियल एस्टेट की बात की, बट आई वांटेड टू गिव अ लार्जर पर्सपेक्टिव फर्स्ट एंड देन कम टू दैट रियल एस्टेट, सेइंग दैट कि वंस जो लार्जर फ्लो टुवर्ड्स डेवलप्ड मार्केट जा रहा है और खास करके यूएस में, तो लिक्विडिटी डेफिनेट है कि यहाँ से भी स्क्वीज होनी है। और लास्ट 4 महीने में हमने देखा है कि फ्लोज कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ये कंटिन्यूड रहेगा एवरी डे, डे इन एंड डे आउट ओवर अ पीरियड, इटर्निटी और प्रोबेबली कंसिस्टेंट बेसिस। हमें लगता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम दिस विल रिवर्स, और जब भी डॉलर थोड़ी वीकनेस बताएगी, हमें लगेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो की संभावना है कि वो वापस रिज्यूम कर सकता है। Or on a relative basis, while China is little okay, but India will start to get some amount of flow. There is no better indication of liquidity coming back other than कि valuations better हो सकती हैं, और stable currency हो सकती है। So all in all, अगर ये रहता है तो हम वापस resumption of flow देख सकते हैं, और after a lull period, after a brief period of weakness on the broader market and different sectors including real estate, हमें लगता है वो रिज्यूम करेगी। बट तब तक आई थिंक वो टर्बुलेंस पेन पीरियड रह सकता है। अच्छा वैभव जी, अब इसी नोट पे हमने, अब क्योंकि डॉलर का जिक्र कर ही लिया, आपके आते आते आज बाजार में एक चीज़ और हुई कि निफ्टी आईटी, जो कि अभी भी अगर आप पिछले 4 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें वर्सेस रेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है, लेकिन अगेन ये भी इंडेक्स रिट्रेस होकर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे आ गया है। प्राइस डैमेज यहाँ भी हुए हैं। आईटी में अब आपकी राय क्या है? एंड स्पेशली अगर हम थोड़ा बाइसेक्ट करें, पिछले अगर मैं 20 दिन के प्राइस बिहेवियर को देखूं तो लार्ज कैप आईटी फिर भी सेफ रहा है इन कंपैरिजन टू मिड कैप आईटी। कूलिंग ऑफ यहाँ पे कम हुई है, आपका टेक इस वक्त? Precisely, I mean, on a technical basis, अगर cooling off कम हुई है तो maybe it is time for that to also cool off on a relative basis. अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो आई थिंक जिस हिसाब से अगर यूएस स्ट्रांग होने की बात है और वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात है टू सिलेक्ट पॉकेट्स, तो हमें लगता है कि ये डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग यहाँ से इम्प्रूव होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम मार्केट कमेंट्री में और जब कंपनियों से मिलते हैं तो हमें क्लियरली लगता है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बॉटम आउट हो चुकी है, और जब डॉलर भी सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम देयर रेवेन्यूज, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए ये थोड़ी बेटर हो सकती है। बट फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव, जिस हिसाब की गाइडेंस है, आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ मिसमैच इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंपनीज आर गाइडिंग फॉर अर्निंग्स के हिसाब से वर्सेस जो एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करंटली। सो एक करेक्शन का दौर हो सकता है इसमें, और जब करेक्शन होने के बाद ये थोड़े वैल्यूएशंस और बेटर हो सकते हैं, तब ये पूरा स्पेस हम देख सकते हैं। बट फिलहाल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑन अ रिलेटिव बेसिस मार्केट को अंडर परफॉर्म कर सकता है, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वैभव जी, यहाँ से अगर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करना हो तो कहाँ पर डिप्लॉय करें, और इन लेवल्स पर भी अगर पैसा निकालना हो मार्केट से तो कहाँ से निकालें? अगर डिप्लॉय करना है तो वेरी क्लियरली वन बिग थीम विच वी डू थिंक इज देयर इज, जो चेंज हुई है लास्ट 9 या 10 इयर्स के कंपैरिजन में, ये टाइम इज वन, ये टाइम बजट में क्लियर पुश दिया हुआ है कंजम्पशन साइड। पोस्ट अप्रैल माई सेंस इज के जैसे वो बचत होती है इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन, ये जो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, तो कंजम्पशन एक सेक्टर है जो यहाँ से हमें बेहतर लग रहा है। सभी सेक्टर्स में और कंजम्पशन के रिलेटेड सेक्टर्स में काफ़ी करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशंस भी थोड़े रीजनेबल है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्रॉबेबली फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये एक सेक्टर बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी बोथ, सो दैट इज समथिंग वन कैन सी। इन एडिशन टू दैट हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स
को देख सकते हैं, बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स खास करके देख सकते हैं। सो ये सब सेक्टर्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। व्हाट वी विल अवॉइड, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल और कैप गुड्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, बट हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट इज लाइकली टू चेंज फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैप गुड्स टू कंजम्पशन ड्रिवन काइंड ऑफ सेक्टर। सो अगर करेक्शन में ऊपर आते हैं टेक्निकली फ्रॉम अ कैप गुड्स और इंडस्ट्रियल्स आफ्टर दिस डीप करेक्शन, तो वहां से हम अवॉइड करेंगे फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस। अच्छा वैभव जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। प्राइस डैमेज एक स्पेस में और हुआ, वो था इंश्योरेंस स्पेस, बट बीते 3 महीने या फिर 2 महीने में कंपेयर करूँ तो वर्सेस जो स्लाइड था मार्केट का, उससे कंपेरेटिवली स्टेबल रहे स्टॉक। इंश्योरेंस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ रेगुलेटरी न्यूज़ कंटिन्यूसली आते हैं। नाउ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंडिया बीइंग एन बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड इकोनॉमी है फ्रॉम एन इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, सो स्कोप ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ बहुत ही बढ़िया है। बट जैसे रेगुलेशंस इवॉल्व होते हैं, जैसे फाइन ट्यून होते हैं, तो आई थिंक उसी को डाइजेस्ट करने के बाद जब वैल्यूएशंस अपीलिंग लगते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये सेक्टर्स फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। इमीडिएट टर्म में आई थिंक इंश्योरेंस बिल पास करने की भी बात थी, सो वो सभी हम देखेंगे। और सेकेंडली यूनियन बजट में भी उसका एफडीआई भी इंक्रीज किया गया है। सो आई थिंक ये सेक्टर्स में पॉजिटिव न्यूज़ डेफिनेटली है, बट फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव जस्ट ध्यान रखना चाहिए कि फ्रॉम एन इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव जो बैंक इंश्योरेंस की का मेजर आना बाकी है, वो उसके बाद ये सेक्टर्स को हम प्रॉबेबली कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे। ऑलराइट वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। आपने अपने पहले कई साल उन ब्रोकरेजेस में बिताए थे जहां पर आप एफआईएस के साथ रोज़ डील करते थे। मार्केट में इस समय जो एफआई की सेलिंग चल रही है, ये इसका बड़ा कारण क्या है और क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगी? तो अनुज जी देखिए, इसका 2 कारण है। एक तो वैल्यूएशन का कारण था, क्योंकि भारत का बाजार बहुत महंगा हो गया था। एक एब्सोल्यूट सेंस में भी महंगा लग रहा था, पर एक रिलेटिव सेंस में तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। क्योंकि यदि अपने भारत का वैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे, तो एक तरह से भारत का पी प्रीमियम जो है वो पीक में 6 महीना पहले करीब 90%, 95% हो गया था। तो एक तरह से ना बहुत महंगा बाजार हो गया था। जब एफआई देखते हैं, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट को देखते हैं, तो उनको कई अपॉर्चुनिटी दिख रहा था जहाँ पे मार्केट बहुत सस्ता था। जैसे चाइना बहुत सस्ता हो रहा था, कई इमर्जिंग मार्केट्स सस्ते दिख रहे थे। दूसरा कारण है कि ये जो है ना ग्रोथ है, ग्रोथ का स्लो डाउन आ गया। तो एक महंगा मार्केट में जब ग्रोथ का स्लो डाउन आता है, तो दिक्कत दे देता है कि फिर वो महंगा वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है उस धीमे से ग्रोथ पे। तो वो 2 कारण थे। तो इसलिए अपने को देखने को मिला है कि एफआई का फ्लो जो है भारत से चला गया जहाँ पे महंगा था, और कई बाजार है जहाँ सस्ते थे वहां चला गया। जैसे 6 महीना में देखे तो चाइना बहुत अच्छा किया। तो ये एक महत्व कारण था। और तीसरा जो फैक्टर प्ले आउट हुआ वो स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत हो गया ट्रम्प के आने के बाद। तो एक तरह से फ्लोज इमर्जिंग मार्केट से जाके डेवलप मार्केट्स में चले गए, और यूएस में खासकर चले गए। तो अभी देखे अपने, तो यूरोप का मार्केट बहुत अच्छा किया है, यूएस का मार्केट बहुत अच्छा किया है। तो ये एक तीसरा कारण था जो एकदम ग्लोबल फैक्टर था, जिसके कारण है ना डेवलप मार्केट फ्लो जा रहे थे और इमर्जिंग मार्केट में फ्लो कम हो रहे थे। अच्छा ज्योति वर्धन जी, अगर ये चैलेंज अभी बना रहेगा वैल्यूएशन और स्लो डाउन का, तो आपको लगता है कि अभी वी आर नॉट वेरी क्लोज टू बॉटम एज ऑफ नाउ? मतलब अभी पेन बाकी है कंसिडरिंग दिस एफआई सेलिंग, और एक रीजनेबल पॉइंट क्या होगा जहां पे आप एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट कर सकते हैं, या कोई इवेंट या फिर कोई चेन ऑफ इवेंट? तो वीरेंद्र जी, तो देखिए अभी पिछले 6 महीना में काफी बदल गया है, इन द सेंस कि भारत का बाजार अच्छा नहीं किया। कई
दूसरे बाजार अच्छा कर लिया, चाइना अच्छा कर लिया, यूएस अच्छा कर लिया, यूरोप अच्छा कर लिया है। तो एक तरह से ये जो अपने दो तीन चीज बात कर रहे थे, उसमें एक तो लग रहा है जैसे टेम्पररी एटलीस्ट डॉलर पीक हो गया, एक तरह से डॉलर इंडेक्स पीक हो गया, थोड़ा सा वो भी है ना, डॉलर नरम होना चालू हो गया है। तो उसके कारण फ्लोज इमर्जिंग मार्केट में आना चालू हो गया है। भारत में नहीं आ रहा है, बट कई इमर्जिंग मार्केट में एक तरह से जो आउटफ्लोज थे वो रुक गए हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन है, वो हो सकता है कभी भारत में आ जावे। दूसरा जो वैल्यूएशन था भारत का रिलेटिव बेसिस पे, जो 90% प्रीमियम, 95% प्रीमियम पे थे, वो वैल्यूएशन श्रिंक हो रहा है क्योंकि भारत का बाजार गिर गया, बाकी कई बाजार बढ़ गए, तो एक तरह से अपने इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म कर लिए। तो अभी वो प्रीमियम जो है वो है ना 60% ही रहा है, तो एक तरह से कम हो गया प्रीमियम। तीसरा है ग्रोथ का, तो अब ग्रोथ आना यदि चालू होवे तो शायद है ना एफआई फ्लो थम जावे, स्लो डाउन हो जावे। ग्रोथ देखे तो ये जो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे थे उसमें ना 5% ग्रोथ आया, वो अच्छा नहीं है भारत के कंपैरिजन में, पर एक तरह से बेहतर है सितंबर और जून के क्वार्टर के। यदि ये फर्स्ट हाफ या फिस्कल का देखें तो 3% ग्रोथ था, अभी 5 है। हम लोग का अनुमान है कि जो है ना मार्च का क्वार्टर है उसमें शायद 8-9% ग्रोथ आ जावे और वो एक ट्रेंड ऊपर का मोमेंटम रहे, तो शायद एक तरह से एफआई फ्लो रुक जावे। इसके लिए जरूरी है कि है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपेक्स बजट है वो खर्चा होए, क्योंकि एक थ्रस्ट उधर से आएगा, दूसरा थ्रस्ट है जो लिक्विडिटी काफी सिस्टम में आ गई है, ब्याज भी है ना 25% कम हो गए हैं, तो उसके कारण भी है ना थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है इकोनॉमी में, और नतीजे अच्छे आने चालू हो जाए तो हो सकता है फिर ये एफआई फ्लो धीरे धीरे कम हो जाए। अच्छा, स्पेशली का आपका टेक स्टेबिलिटी के बाद किस चीज़ में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी महसूस होगी? क्या बैंक्स में, एनबीएफसीज में रेट कट हो चुका है, आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन कर रही है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो कि ड्राई काफ़ी थी, पुल बैक के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आपके मुताबिक कौन होगा? क्या बैंक्स एंड एनबीएफसीज? हाँ, तो हम लोग बैंक्स खेल रहे हैं क्योंकि वो बैंक सस्ते हैं, वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। पिछले 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन देखे तो बैंक के वैल्यूएशन आज के दिन पिछले 10 साल के वैल्यूएशन से कम ट्रेड हो रहे हैं। तो एक तरह से ना बैंकिंग सेक्टर एक सेक्टर है जो सस्ता है। दूसरा सेक्टर अब अच्छा दिखने लग गया है, वो सीमेंट सेक्टर, जहाँ पे पिछले 2 साल से कुछ ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया है, सीमेंट प्राइसेस बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अब है ना थोड़ा थोड़ा सीमेंट प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया है। यहाँ इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेट हो चुकी है, तो उस बावजूद देखे तो है ना कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में थोड़ा आसान हो जाता है प्राइस मेंटेन करना। तो वो एक दूसरा सेक्टर है जो ठीक लग रहा है। फार्मा अभी तक हम लोग को अच्छा लग रहा है, हालांकि फार्मा इतना ज्यादा है ना करेक्शन में गिरा नहीं है, तो बाउंस आवे तो शायद इतना बाउंस नहीं हो रहा, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मा एक सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इन टॉपिक से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी तिमाही में संवर्धन मदरसन के नतीजे अच्छे रहे हैं, आय में 8% की ग्रोथ रही है, तो मुनाफे में भी 62% का उछाल रहा है, मार्जिन में भी थोड़ा सुधार दिखा है। हमारे साथ कंपनी के सीईओ पंकज मित्तल और सीएफओ कुणाल मलानी जुड़े हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। कुणाल जी, आपके एबिडा में 13% से ज़्यादा की बढ़त रही, साथ ही मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट दिखा। क्या मार्जिन में और सुधार की गुंजाइश है आगे जाते हुए? रोज को देखते सो मार्जिन की हम बात नहीं करते हैं, एंड रोज पे हम लास्ट क्वार्टर जैसे आपने बोला हमने काफ़ी अच्छा किया था, उसमें हमारी रोज 17.3% थी। इस क्वार्टर इट हैज़ मूव्ड अप टू 18%, एंड डायरेक्शनली हमें लगता है जैसे जैसे मार्च 25 नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ भी आएंगे, हमारी टारगेट 40 है, काफ़ी दूर है हम वहाँ से। सो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम इसमें से कितना और कर सके। सो 18 से तो सर्टनली बेटर आएगा। तो डायरेक्शनली हम नेक्स्ट क्वार्टर आरओसी शुड बी शोइंग गुड ग्रोथ। ओके, पंकज जी, अब बात चल रही है टैरिफ वॉर्स की। अगर डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो आपकी कंपनी के मुनाफे पर क्या इम्पैक्ट होगा? जहाँ तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो उन्हीं ज्योग्राफीज में है जहाँ पर हमारे ग्राहक ओईएम्स हैं। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो वो हमारे प्लांट्स नॉर्थ अमेरिका में, मेक्सिको में
वहीं पर हैं। तो हमारे काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स अमेरिका के अंदर में भी हैं और मेक्सिको के अंदर में, उसी ज्योग्राफी में है। हम लोग भारत से या चाइना से कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम प्रॉक्सिमिटी में रहें कस्टमर्स के, जिससे कि कम से कम इम्पैक्ट आ सके, जो भी जोग्राफिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। हाँ, बट कुणाल जी, क्योंकि थोड़ा सा ऑटो नॉन ऑटो सेगमेंट दोनों में ही थोड़ी सी ग्रोथ है, वो स्लो है, तो आपने जो फुल ईयर की गाइडेंस दी थी उससे आप थोड़ा उसको आप अचीव कर पाएंगे? कितना लेफ्ट बाकी है अभी इसमें अंश? देखिए, हमारे प्लान 36 बिलियन टॉप लाइन की है, उसके अगेंस्ट में हम करीब 25 बिलियन के आसपास हैं। ये फिक्स करेंसी की टारगेट है। 25 बिलियन ग्रॉस रेवेन्यूज आता है। रोज 40% की टारगेट थी, उसके अगेंस्ट हम अभी 18 पे हैं। जैसे मैंने बताया, अगले क्वार्टर हम जितना और अच्छा कर सकेंगे ट्राई करेंगे और अच्छा करने का। हमारी टारगेट 3CX10 है। नो कंट्री, नो कस्टमर, नो कंपोनेंट शुड बी मोर देन 10%। उसमें हमारी सबसे बड़ा कस्टमर डाइमलर है, जो स्लाइटली मोर देन 9% है। तो हमने वहाँ पर 3CX10 अचीव कर लिया है। कंपोनेंट में वायरिंग हार्नेस अभी भी सबसे बड़ा है, दो एज अदर बिजनेसेस ग्रो वो और छोटा होता रहेगा। छोटा इन द सेंस अदर बिजनेसेस विल ग्रो फास्टर, क्योंकि वायरिंग हार्नेस ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल डाइवर्सिटी इंक्रीज होएगी। कुणाल जी, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, कुछ थोड़ा कैपेक्स पे टिप्पणी करेंगे? आगे का कैपेक्स प्लान क्या है? कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आइडिया अगले 6 महीने में आपका? हम करीब लास्ट क्वार्टर हमने बोला था 5,000 प्लस माइनस 5%। इस क्वार्टर हमने उसको करीब 500 करोड़ से रिड्यूस किया है, करीब 4,500 प्लस माइनस 5%। 9 महीने में हमने करीब 2,900 करोड़ की कैपेक्स करे हैं। सो अगले क्वार्टर हम करीब 1,500-1,500-1,600 करोड़ का कैपेक्स सोच रहे हैं। इसमें जो रिडक्शन है वो क्योंकि SOPs डिले हुए हैं, क्योंकि सम वॉल्यूम्स भी क्लियर नहीं है अभी किस वॉल्यूम पे हम लें, तो वो थोड़े बहुत डिलेज आए हैं। सो इसलिए उस हिसाब से हमने अपने आप कैपेक्सेस को रिकैलिब्रेट कर दिया है, जिससे कि हम ज़्यादा ना करें कि वो यूज़ ना हो। बट जितने हमारे ग्रोथ कैपेक्स थे, नए फैसिलिटीज थे, वो एज पर प्लान चल रहे हैं। उसमें थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं क्योंकि अब बिल्डिंग बनने में थोड़ी टाइम लग रही है एक्सेट्रा, बट ओवरऑल उसमें कोई हम कट डाउन नहीं कर रहे हैं फॉर टू पुट इट। सो इमर्जिंग मार्केट में ऑल कैपेक्सेस आर एज पर प्लान। डेवलप मार्केट में बिकॉज ये अनसर्टेनिटी थी, तो वहाँ पे हमने थोड़ा डिले किया हुआ है SOP को देखते हुए एंड वॉल्यूम्स को देखते हुए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। चलिए, इस शो को यहीं समेटेंगे। बाजार अभी भी काफ़ी दिक्कत में, हालांकि डेलो को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसी जोन में 22,750 से 22,800 के रेंज में निफ्टी आपको दिखाई देगा। और मिड कैप यहाँ पर दिक्कत अभी भी 1% इंडेक्स नीचे, 1:4 का एडवांस डिक्लाइन। काफ़ी सवाल होंगे आपके। इस ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।